हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आई रियली अपोलोजाइज कि मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे थे। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत एक बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा था। लेकिन अगर आप जेन्युइनली मुझसे पूछें तो ये सब बहाने हैं, और अगर मैं चाहता तो वीडियो बना सकता था। सो मूड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आई वाज नॉट मेकिंग वीडियोस। वेल, आज मैं बैठा हुआ था तो आई थॉट कि यार बहुत टाइम हो गया है, वीडियो नहीं डाली। सो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरा दिल भी चाह रहा था कि अब एक वीडियो डालनी चाहिए। खैर, हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो पंखा हम ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते, वरना आपको पता है कि गर्मी की वजह से पसीने में हम भीग जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आजकल सुपर पावर का बड़ा ही एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि कंट्री को सुपर पावर्स रन कर रही हैं। अब सुपर पावर हम सबको पता है कि दुनिया में कौन सी एक सुपर पावर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खैर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत टाइम तक एक अपनी वीटो पावर पूरी दुनिया में रखी है, लेकिन बाय द टाइम यूएसए की जो सुपर पावर है, यूएसए की जो पावर है वो दिन ब दिन हमें कम होती हुई नजर आ रही है, और कुछ और पावर्स और कुछ और सुपर पावर्स की इमर्जेंस हमें नजर आ रही है। अब इस पूरे डायनामिक को समझने के लिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आज मैं 2 बुक्स लाया। अब ये दो बुक्स हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि यूएसए दुनिया में एक सुपर पावर कैसे बनी, और उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो दूसरी पावर्स हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, वो कैसे ऊपर आई। पहले हम बात करेंगे द न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अब ये बुक जॉन पर्किंस साहब ने लिखी है। इसका एक पहले भी एक पार्ट आ चुका है जो कि आई गेस कोई अर्ली 2000s में आया था, और ये बुक जो है ये 2015 में आई है। अब उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। इसको मैं थोड़ा इल्यूसिडेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। जॉन पर्किंस एक यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ लिंक्ड थी। तो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो जॉन पर्किंस को भी पता है। अब वो जो उनके कोल्यूसिव मेजर्स हैं, जो उनके सीक्रेट्स हैं, जॉन पर्किंस ने इस किताब में लिख दिए हैं। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये ऑथर, अगर उन्होंने जो सीक्रेट्स हैं एजेंसीज की, वो अगर इस बुक में एक्सप्लेन किए हैं, तो जॉन पर्किंस साहब जिंदा कैसे हैं, और उनकी जान को खतरा होगा बिल्कुल। सो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इसमें बहुत निहायत ख्याल से एक्सप्लेन की गई हैं, और लेकिन जो एक फैक्ट है, जो कि एक रियलिटी है, जिसकी बेस पे यूएसए एक सुपर पावर बनी है, वो सब इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। अब एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा मैं आप लोगों को, आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब आपने सुना होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये यूएसए के साथ लिंक्ड है। अब इसका काम क्या रहता है, जो कि इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर सपोज पाकिस्तान है या और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, IMF उसको लोन प्रोवाइड करती है, और जब उसके साथ लोन के साथ हैवी इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। लेकिन जब कोई डेवलपिंग कंट्री उन इंटरेस्ट को पे बैक नहीं कर सकता, तो यूएसए क्या करता है, उस चीज का फायदा उठाते हुए उन डेवलपिंग कंट्रीज का जंग में उनका फायदा लेता है। लाइक अगर किसी की यूएसए की जंग हो रही है कहीं पे, तो वो उन डेवलपिंग कंट्रीज को यूज करता है उस जगह पे, उसके साथ साथ उन डेवलपिंग कंट्रीज की रिसोर्सेज यूज करता है। सो कहने का मकसद ये एक नेटवर्क है या एक जाल है जो कि यूएसए बिछाता है, और आईएमएफ के थ्रू और भी बहुत सारी वेज हैं जिसके थ्रू वो एक अपर हैंड रखता है डेवलपिंग कंट्रीज पे। अब
ये एक मिसाल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे चलता है सिस्टम। जॉन पर्किंस जब इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे तो इन्होंने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया। अब वो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो इस बुक में एक्सप्लेन्ड है। अब जो दूसरी बुक है पावर सिस्टम्स, इस बुक में यूएसए के साथ साथ जो मैंने अब बात की इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं उनका जिक्र भी इसमें हुआ है। ये वाली जो बुक है इसमें मोर किया गया यूएसए पे फोकस हुआ है। हालांकि इस बुक में जो दूसरी कंट्रीज हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ज्यादा अच्छे तरीके से। जब कोल्ड वॉर का टाइम था ड्यूरिंग 1917 टू लेट 1990s, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए की आपस में जंग थी, लेकिन वो जंग कोल्ड वॉर इसलिए कही जाती है क्योंकि इन दोनों कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज के हेल्प के थ्रू इस जंग को मुकम्मल किया। जब आप कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यूएसए उसमें डोमिनेंट रहा। तो कोल्ड वॉर के बाद यूएसए जो है वो एक सुपर पावर हो गया, जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर पावर सिस्टम दुनिया में छा गया था। उससे पहले बायपोलर सिस्टम था। बायपोलर में दो पावर्स थी, यूएसएसआर और हमारा यूएसए। अब उसके साथ साथ जैसे ही टाइम बढ़ा 2000s के बाद थर्ड पावर भी आ गई थी जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में यूरोप के कुछ ममालिक हैं, उनकी आपस में यूनिटी है, उनकी यूनियन है और उनमें मोस्टली जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब उनकी जो कंट्री है, उनकी जो इकोनॉमी है वो भी इमर्ज हुई, जिसकी वजह से एक पावर डेवलप हुई और यूरोपियन यूनियन भी सुपर पावर्स में शुमार हो गया। ये चलते चलते जब हम रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं तो हम सबको पता है चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइव किया है। तो राइट नाउ 4 सुपर पावर्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें से जो अपर हैंड है वो अभी तक यूएसए के पास है। लेकिन यूएसए ये देख रहा है कि चाइना उसको एक टफ टाइम दे रही है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी के साथ इमर्ज हो रही है, उसका इम्प्रूवमेंट आ रही है चाइना की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से यूएसए को लगता है कि चाइना के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक यूनिपोलर पावर सिस्टम क्रिएट करेगा और यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा। ये जो पूरी सुपर पावर सिस्टम है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ने पे आएंगे आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इसके बारे में। और बुक्स की अगर बात करें तो मैं आपको ये दोनों बुक्स रेकमेंड करूंगा। आफ्टर रीडिंग बोथ ऑफ देम you will have a strong understanding that how superpowers have emerged and how they are working right now. So I just hope कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई हो। That's all for today. इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मैं frequently वीडियोस बनाता रहूं। Till then, take care of yourself. अल्लाह हाफिज।